हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के जैक बोर्ड का विज्ञान साइंस का जो आपके 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बच्चों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है, और इस सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखना। इसमें हम आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले। यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्पण है ना, कौन दर्पण आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण जो बच्चों आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ये तो उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्या दिया हुआ है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? काफी लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है। 1 2 3 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के याद रखिएगा बच्चों 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। आपके सवाल इस तरीके से हो सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, यहां तो अपवर्तन बोला ना, परावर्तन के कितने नियम है? तो उसका भी 2 ही नियम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आइए। क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों, जो उसका बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो आपका काल्पनिक बनता है ना, इमेजिनरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्या है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता के लिए आपको हम सूत्र बताए थे मेरे प्यारे बच्चों। क्या सूत्र बताए थे? कि P बराबर 1/f होता है, ठीक है। P बराबर 1/f, जहां पे f आपका फोकस दूरी होता है। तो 1 बाय और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 2, ठीक है। तो इसको देखो, ऊपर छोटा है तो हम क्या कर देंगे? 0 पॉइंट लगा देंगे, तो 10 हो जाएगा। 2 पचे कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो आप बताइए, इसमें से यहाँ पे 0.25 जो है डायोप्टर 2 जगह है, 1 और 2, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है कि अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है? इसकी जो लेंस की क्षमता निकलती है वो माइनस में निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। और उत्तल में बोलेगा तो प्लस, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज में आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। अगर उत्तल बोलेगा तो प्लस, अवतल बोलेगा तो माइनस में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्या है? सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है, ठीक है। तो अस्पष्ट दूरी है ना, अस्पष्ट न्यूनतम दूरी एक सामान्य मनुष्य के लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक सामान्य मनुष्य के लिए अस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम बोलेगा तो, ठीक है, और यही बोल दिएगा कि अधिकतम, अधिकतम कितनी दूरी? तो वो आपका अनंत होता है, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बोलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? दूर बिंदु अगर बोलेगा तो वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निकट बिंदु बोले तो 25 सेंटीमीटर, दूर बोले तो ये अनंत। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? काफी अच्छा सवाल है। निकट दृष्टि दोष क्या हो रहा है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष। अच्छा, इस दोष में क्या होता है? तो इस दोष में देखिए, हम हर क्वेश्चन को आप लोग एनालिसिस करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है, पलट जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर लो, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती है वो साफ नहीं दिखाई देती है। और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर याद ना रहे तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं चश्मा लगाता हूं, ठीक है, और मैं चश्मा लगाता हूं और मुझे निकट दृष्टि दोष है, मुझे दूर वाली वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल। हम कौन सा दर्पण यूज करें? अवतल। हम कौन सा, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? अवतल। बोलो कौन सा? अवतल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। अब यहाँ पे 3-4 चीज और जो है, 3 आपका एसआई मात्रक है। तो वाट किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, ठीक है। और ये ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का है ना, प्रतिरोध का ओम का है ना, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो आपका ओम है। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का, ठीक है। अब ट्रिक क्या है? 2 ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, दोनों ट्रिक आपको अच्छे से याद रखना है। शक्ति, शक्ति क्या करता है? शक्तिमान क्या करता है? सबका वाट लगा देता है, इसलिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, ठीक है। और एक तो ये भी ट्रिक है आपका कि कार्य, कार्य आपको बस याद रखना, काजू, क्या रखेंगे? काजू। कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, ठीक है। तो इस तरीके से। और आपका विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, और ओम का किसका मात्रक है? तो ये आपका प्रतिरोध का, ठीक है। तो याद रखिएगा, सारे मात्रक आपको हम बता दिए।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। क्या है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोधकों में पार्श्वक्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो पार्श्वक्रम जब भी बोलेगा बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। K2 प्रतिरोध 3 ठो, तो इसलिए हो जाएगा 1/r3, 3 ठो लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/r1 कितना दिया बाबू, तो 5 दिया हुआ 5 लिख देंगे, r2 कितना दिया हुआ 10 तो 10 लिख देंगे, r3 कितना दिया हुआ 30 तो 30 लिख देंगे। नीचे सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 को कितना पढ़ेंगे 30 आएगा 6 बार और 6 को 1 से 6 है ना। 10 को 3 बार और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 30 को 1 बार, ठीक है। अब सबको अगर हम जोड़ देते हैं, तो 6 3 9 और 1 10, 10 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10/30 और 10/30 को अगर हम काटते हैं, ठीक है, इधर क्या है जी 1/r है ना, एक मिनट, इधर आपका 1/r है, यहाँ पे भी 1/r है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास कितना आ गया 10/30 आ गया। 1/r का वैल्यू कितना आ गया 10/30। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है, आगे हम बनाते हैं, ठीक है। 1/r का वैल्यू कितना आ गया 10/30 आ गया, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम काटते हैं 10 × 10, 10 × 30, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r को 1 से गुना करेंगे तो r और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, मतलब कि r का जो वैल्यू निकल गया वो आपका 3 ओम निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका होता है पार्श्वक्रम संयोजन में इस तरीके से समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। और यही रहता है श्रेणी क्रम में, तो r बराबर क्या होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। जिसमें से हम क्या करेंगे कि r1 कितना है 5 है, r2 कितना है 10 और r3 कितना है 30, सबको जोड़ देते वही आंसर हो जाता है 10 30 40 और 5 45। तो ये आपका क्या हो जाता है श्रेणी क्रम। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना, अगर श्रेणी क्रम बोला तो तीनों को जोड़ देना और पार्श्व क्रम बोला तो सब बट्टा बट्टा में करके जोड़ना, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ, दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चालक तार में धारा की दिशा पश्चिम से पूरब, ठीक है, और तार के नीचे की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इसका दिशा होगा वो दक्षिण से किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है बच्चों, सौर ऊर्जा को किस में कर रहा है, चेंज कर रहा है विद्युत ऊर्जा में। तो ये आपका सौर सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा, ठीक है। और पवन चक्की क्या करता है, पवन ऊर्जा से पवन से इसका ऊर्जा निर्माण करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करवा रहा है, तो क्या हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण हो रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ही यही होती है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये आपका सफेद होता है, श्वेत होता है, श्वेत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है। तो टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, नींबू में, संतरा में, इमली में। तो इमली में मेरे प्यारे बच्चों टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्टिक अम्ल, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल है ना, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में एक ही अम्ल पाया जाता है बच्चों, जिसको हम लोग सिट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो दोनों तीनों चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कोई भी आ जाए आप लोग को टिक मार के घर आना है, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, नींबू में, संतरा में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए विरंजक चून का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 कहां पे है, CaOCl2 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, धातु बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, धातु, ठीक है। कमरे के ताप पर कौन धातु जो है द्रव में होता है, ठीक है, कौन सा धातु द्रव होता है, तो ये आपका पारा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग Hg कहते हैं। क्या कहते हैं, Hg, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। याद रखेगा पारा जो है वे कमरे के ताप पर क्या होती है, धातु जो है वो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। और आपको एक कमेंट करके उत्तर बताना है, आधातु, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। 9th क्लास में हम कितने बार रटवा चुके हैं सबको। अगला सवाल देखिए क्या है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सोल्डर कहते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को, सीसा और टीन, ठीक है, सीसा और टीन। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, काइन, ठीक है, एल्काइन। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है, एल्काइन बोल रहा है, ठीक है, एल्काइन।
तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, अभी देखो तीनों सूत्र आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, कोई भी आ जाता है तो आप लोग आराम से कर लेना। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा दूसरा जो है आपका CnH2n, ये आपका एल्कीन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीन का। ठीक है, और यही चीज है आपका जो लास्ट वाला है, जो CnH2n और -2 है, वो आपका एल्काइन का हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, हम लिख इसलिए देते हैं बच्चों कि आपका दिमाग में छप जाए क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। -CHO प्रक्रियात्मक समूह का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो उदर्ग स्तंभ है, ठीक है, उसको हम लोग समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि 18 समूह है और 7 आवर्त है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 आवर्त है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? दूसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या होती है, तो यहाँ पे 8 होती है। कितनी होती है? दूसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 8 होती है। गैसों के आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है वायु प्रकोष्ठ में। ठीक है, वायु प्रकोष्ठ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। लसिका का रंग कैसा होता है? तो ठीक है, तो लसिका का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। शरीर में संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, सेरिनम, सेरिबेलम, मेड्यूला पोन्स। ठीक है, तो सेरिबेलम के द्वारा होता है। शरीर में जो नियंत्रण होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है शरीर, वो किससे होता है? तो वो आपका सेरिबेलम से होता है। ठीक है, मतलब कि बैलेंस जो होता है इसका नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंडोत्सर्ग का कारण है। ठीक है, तो इसका LH हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? LH, ऑप्शन नंबर 2। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किसमें बच्चों अलैंगिक जनन के द्वारा 2 भाग में बढ़ जाता है? तो ये अमीबा में। अमीबा क्या होता है? इस तरीके से होता है, ये धीरे धीरे टूट करके 2 भागों में बढ़ जाता है ना, तो ये आपका द्विखंडन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जनन संचरित रोग है। ठीक है, सिफिलिस, एड्स, गैनोरिया, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। जनन संचरित रोग है, क्या है? इनमें से सभी। सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गनोरिया भी है, इनमें से सभी। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो मानव के स्त्री पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? महिला, है ना, महिला। महिला में कौन सा होता है बच्चों? ठीक है, महिला में जो होता है, महिला इधर से होता है, अच्छा इधर से होगा। ठीक है, तो महिला में जो होता है वो आपका किधर होता है? अच्छा ये है। ठीक है, तो क्या है? XX। ठीक है, XX होता है। ठीक है, स्त्री में जो होता है वो आपका XX होता है, याद रखिएगा। और पुरुष में क्या होता है? X और Y होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ठीक है, तो कीटों के जो पंख है और चमगादड़ के पंख जो बच्चों, दोनों पंख ही है और दोनों का कार्य एक ही है, उड़ने का। तो इस तरीके का जो भी होता है, ठीक है, मतलब दोनों की बनावट से और दोनों का जो काम है वो एक ही है, वो आपका समवर्ती अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समवर्ती अंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समजात अंग वैसा अंग जो कि दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, दोनों का बनावट एक ही है लेकिन काम जो अलग अलग है उसको हम लोग समजात कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ समवर्ती अंग हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत जो है सबसे अच्छा कौन है? सूर्य का प्रकाश। चाहे आप ये भारत के कोई भी कोना में रहो, आपका सूर्य के प्रकाश वहां पे रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट सवाल है। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, तो वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों अब 30 ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, और इसी तरीके का और भी वीडियो आते रहेगा जितने भी मैं करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सवालों को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और अपना एग्जाम को बेहतर बनाना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर करने में कंजूसी ना करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वहां से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।